जिंदगी एसार मांगती है। एपिसोड 7। मिशाल पास आई तो लाइका और हाइका खड़ी हो गईं, जबकि मिशाल ने मुस्कुराकर फातिमा के आगे हाथ किया, जिसे फातिमा ने मुस्कुराकर थाम लिया। लाइका और हाइका के सामने भी ऐसे ही मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। लाइका ने भी मुस्कुराकर थाम लिया। सिदन ने अचानक इस तरफ देखा जहां वो पांचों खड़ी किसी बात पर मुस्कुरा रही थीं, तो इसकी आंखों में चुभन हुई। ये लड़की कहीं का नहीं छोड़ेगी मुझे, सोचकर इसने गर्दन की पुश्त मसली और सर झटकते हुए फिर से सिप्त की तरफ मुतवज्जे हो गया। लाइका को मिशाल काफ़ी अच्छी लगी थी। उसको तो हर कोई ही अच्छा लगता था बकौल सिदन के, लेकिन सिदन इस्माइल को छोड़ के। मायरा और हूर को भी मिशाल अच्छी लगी थी। थोड़ी देर बाद इस्माइल साहब ने सबको मुतवज्जे करके शाहिद काज़मी का तारुफ करवाया। ये हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त शाहिद काज़मी। अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। सिदन और मिशाल का रिश्ता तय हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल साहब मुस्कुरा कर बोले। जल्द ही दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे, इस्माइल साहब मज़ीद बोले। लाइका ने मिशाल को देखा, जिसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट की जगह बेजारियत थी। लाइका को अचंभा हुआ, लेकिन सर झटक कर सामने देखा तो सिदन उसी को देख रहा था। लाइका ने फ़ौरन नज़रें झुका दी। अब इस्माइल साहब बता रहे थे कि फ़ैमिली डिनर करके तारीख तय कर देंगे। लाइका ने फिर नज़रें ना उठाईं। नेक्स्ट सीन। लाइका सोफ़े पर टांगे लंबी किए आम से हुलिये में फ़ोन हाथ में लिए मसरूफ़ सी बैठी थी। हाइका नीचे बैठी अपना काम कर रही थी। फातिमा सामने बेड पर बैठी थी। लाइका कल छुट्टी कर लेना। किस लिए? लाइका ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। हूर कह रही थी कार्ड देने आएंगे तो तुम किचन में हेल्प करवा देना मेरी। अब मरियम को तो नहीं कह सकती मैं, तुम सामान भी ले आना, फातिमा ने तफसीलन जवाब दिया। लाइका की अब हूर से बहुत कम बात होती थी। एक लम्हे को तो उसके फ़ोन पर चलते हाथ रुके, लेकिन फिर मसरूफ़ से अंदाज में बोली, ठीक है ले आऊँगी, और बता दें क्या बनाऊँ। फातिमा उसी को देख रही थी। उसके हाथों का थमना और चेहरे के उतार चढ़ाव बाखूबी देखे थे। फातिमा ने यह भी महसूस किया था जब से वो तीनों हूर के घर से दावत पर से वापस आई थीं, तब से लाइका और भी संजीदा रहने लगी थी। हाइका जल्दी करो, सोने चले, लाइका संजीदगी से कहती हुई उठी और बेड के करीब जाकर साइड टेबल से दवाओं का डब्बा उठाया और दवाइयाँ निकालकर फातिमा की तरफ बढ़ा दी। फातिमा ने गोलियाँ पकड़ लीं तो जग से ग्लास में पानी उंडेल कर उसकी तरफ बढ़ाया। फातिमा बस उसके चेहरे की संजीदगी देख रही थी। दवाई देकर पलटी और खामोशी से हाइका की चीज़ें समेटने लगी। किताबें समेटकर एक दूसरे के ऊपर रखी। हाइका अपने बैग में चीज़ें डाल रही थी। किताबें उठाकर जाने लगी तो फातिमा की आवाज़ ने उसके चलते कदम रोके। लाइका, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मैंने पैदा किया है। कोई परेशानी है तो बता सकती हो, वरना अल्लाह पर सब छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। लाइका नहीं मुड़ी, बल्कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा ने ये बात क्यों कही है। उसकी आंखों में नमी उतरी। सर हिलाकर नहायत खामोशी से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नेक्स्ट सीन। आज कितने दिनों बाद इसने किचन का रुख किया था, वरना तो इतवार के दिन भी ऑफिस का ही काम करती थी। नाश्ते के बाद मरियम को उसने मना कर दिया कि रात का खाना बनाने से, और ख़ुद 12 बजे के करीब हाइका, फरियाल और समीर के साथ मार्केट गई और खाना बनाने के लिए ज़रूरत की हर शय ले आई। वापस आकर फ्रेश होकर नमाज पढ़ी और किचन में चली गई। आज बहुत मेहनत से खाना बना रही थी। खाना तकरीबन तैयार हो गया था कि सिदन लोग आ गए। जूस के ग्लास ट्रे में रखकर बाहर आई। आम से हुलिये में सर पर दुपट्टा टिकाए लाउंज में गई तो जाकर सबको सलाम किया और सबको जूस दिया। सिदन के आगे भी जूस का ग्लास सामने टेबल पर रख दिया। फिर हूर मायरा से गले मिली। फातिमा, मरियम और मरियम के शौहर इरफान साहब भी लाउंज में बैठे थे। हसन तो हाइका, फरियाल और समीर के साथ मस्तियां करने लगा, जबकि लाइका हूर और मायरा के साथ बैठ गई। सिदन सिंगल सीटर सोफ़े पर बैठा इरफान साहब से बातें कर रहा था। वक्फे वक्फे से एक उचटती निगाह लाइका पर भी डाल देता। सिदन को घुटन महसूस होने लगी। इस लड़की के लिए उसके जज्बात कोई मायने नहीं रखते थे। शादी का कार्ड देने के लिए भी साथ इसलिए आया था कि देख सके कि वाकई वो अनजान है, क्या वाकई इसे फ़र्क नहीं पड़ता।
लाइका को अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी। कब की तारीख रखी है सिदन? लाइका ने फातिमा को बोलते सुना। अगले महीने की 25। सिदन ने मुख्तसर सा जवाब दिया और चोर सी नज़र लाइका पर डालकर फ़ौरन हटा ली। ठीक 1.5 महीने बाद, लाइका ने दिल में सोचा, और चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट ने अहाता किया। सिदन अब उसको देखकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। रात का खाना खाकर वो सब वापस चले गए। नेक्स्ट सीन। लाइका टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। हाइका पहले ही स्कूल जा चुकी थी। इस वक्त उसके साथ फातिमा मौजूद थी। अभी उसका नाश्ता मुकम्मल नहीं हुआ था कि फातिमा बोली, लाइका शाम को I8 चलेंगे। क्यों मम्मा? संजीदगी से नाश्ता करते हुए उसने सवाल किया। वो कल ताहिरा बाजी से बात हुई थी तो बता रही थी कि सिदन बहुत ज़्यादा बीमार है, उसी को पूछने जाना है। क्या हुआ है उसको? अपने लहजे को हद्दुल अमकान नॉर्मल रखते हुए पूछा। नाश्ता करता हाथ रुक गया। उसने बेदिली से प्लेट पीछे खिसका दी। टाइफाइड बिगड़ गया है, 2 दिन हॉस्पिटल में भी रहकर आया है। अल्लाह अल्लाह उसको सेहत दे, आमीन। अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। फातिमा ने भी आमीन कहा तो वो अल्लाह हाफिज़ करती हुई अपना बैग दूसरी कुर्सी से उठाती हुई लाउंज से निकल गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी और ऑफिस के रास्ते पर डाल ली। नेक्स्ट सीन। असर के वक्त तीनों माँ बेटियाँ तैयार होकर नीचे आईं। उनके साथ फरियाल भी जा रही थी। मरियम को बता कर चली गई। I8 जाकर हमेशा तीनों को अलग एहसास होता था, मानो ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा जुदा हो गया हो। बहुत सी यादें और उम्मीदें ताज़ा हो जाती थीं। पहले मायरा के घर गई। वहाँ मायरा की ममा समीरा से मिलकर ऊपर चली गई। हाइका ने धड़ल्ले से दरवाज़ा खोल दिया। फातिमा ने हाइका के सर पर चिपत लगाई। हाइका ने सर को मलते हुए ज़बान दांतों में दबाई। अंदर गई तो सामने ही सिदन दायां बाजू आंखों पर और बायां पेट पर रखे आरामदेह अंदाज में ट्राउज़र शर्ट पहने सोफ़े पर लेटा हुआ था। वो अलग बात थी कि कद लंबा होने की वजह से टांगें लटका कर ज़मीन पर रखी हुई थीं। साथ वाले सोफ़े पर हसन दोनों टांगें ऊपर किए बिना आवाज़ के टीवी पर फुटबॉल मैच लगाकर बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ने ऊंचा सा सलाम किया तो हसन ने फ़ौरन टीवी बंद किया और खड़ा हो गया। वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं आप? लाका, हाइका, आप दोनों कैसे हो? सोफ़े पर बैठते हुए फातिमा ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइका अभी तक खड़ी थी जबकि हाइका और फरियाल भी तमीज़ से फातिमा के साथ बैठ गईं। इसकी नज़र सिदन पर थी जो ऐसे ही पड़ा था, शायद गहरी नींद में था। हसन ने उसकी टांग को झंझोड़ दिया। हसन, तंग मत करो यार, पहले ही बड़ी मुश्किल से नींद आई है। सिदन ने चिढ़ते हुए उकताहट से बोला, भाई यार, लाका आई है। हसन ने बेचारगी से कहा। सिदन ने फ़ौरन बाजू उठाकर देखा। सामने ही वो खड़ी थी और बिला वजह इर्द गिर्द का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। फातिमा को देखते हुए वो उठ बैठा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो सिदन? अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ आंटी। ख्याल रखा करो, क्या पता नज़र लग गई हो भी तो इतने प्यारे, माशाल्लाह। फातिमा ने मुस्कुरा कर उसकी तारीफ़ की जबकि हाइका खी करने लगी। लाइका उसी का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। कितना कमज़ोर हो गया था वो। क्या वाकई कोई इस जैसी आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की को पसंद कर सकता है? हाय लाइका, क्या क्या सोचती रहती हो? खुद को सरजनिश करते हुए फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह कहा। क्यों हाइका, मैं प्यारा नहीं हूँ? सिदन ने मुस्कुराते हुए हाइका को देखते हुए पूछा। अरे नहीं सिदन भाई, मम्मा को मेरे अलावा सब प्यारे लगते हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। हाइका की बात पर सब मुस्कुरा दिए। इतने में ताहिरा और हूर भी आ गईं। लाइका हूर के साथ चली गई जबकि ताहिरा ने फातिमा के साथ बैठते हुए राफिया को आवाज़ दी तो वह सलाम करके किचन में घुस गई। लाइका और हूर कमरे में बैठी थी कि मायरा भी आ गई। बातें करते करते मायरा ने अचानक लाइका से पूछा, लाइका, तुमने सिदन को मना क्यों किया था? लाइका कंफ्यूज होकर हूर को देखने लगी। मतलब मायरा को भी पता है? बिला वजह शर्मिंदा होकर उसने आंखें नीचे कर लीं। जिसने इतना कुछ बता दिया है, वजह भी बता दी होगी। लाइका ने नाराज़गी से हूर को देखा। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ मुझे क्यों मना किया? तुम बताओ मुझे क्यों मना किया है? मायरा ने लाइका के दोनों हाथ थाम कर सहलाए। लाइका, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना या गिल्टी महसूस करवाना नहीं है। देखो, सिदन तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हारी बदनामी का सबब
भी नहीं बनेगा, हमेशा तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा। लाइका, खुशियों को रद्द मत करो, मायरा ने उम्मीद से कहा। लाइका ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोका। मायरा, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ और बहन हैं। मैं उनका मुस्तकबिल महफूज करने किए बिना कैसी खुशियाँ जीना शुरू कर दूँ? अपनी माँ और बहन को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी हाइका बहुत छोटी है अभी, मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना है। लाइका, वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा, बस एक मर्तबा तुम उसको कह कर तो देखो। मायरा ने फिर से कोशिश की। मायरा, मैं ऐसा क्यों कहूँ? अगर फ़र्ज़ करो मैं उसको कह भी दूँ, लेकिन हम एक दूसरे की किस्मत में ना हुए तो क्या होगा? तुम्हारे पास कोई ठोस वजह नहीं है लाइका इनकार करने की। मेरी बताई हर वजह बहुत अहमियत रखती है, और वैसे भी वो सिगरेट नोशी करता है। क्या पता कल को कोई और नशा करना शुरू हो जाए। उसकी बात पर हूर और मायरा ने सदमे से एक दूसरे को देखा। फिर लाइका को उनके देखने पर लाइका ने कंधे उचका दिए। नेक्स्ट सीन। गाय तमागी से फाइल को उलट पुलट रही थी। मोहसिन साहब और वासिफ नज़ामी ही मीटिंग रूम में मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने बजट डिस्कस करना था। अभी तक तो सब नॉर्मल था, सारे हिसाब किताब भी ठीक थे। जब से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, सिर्फ एक मर्तबा बल्दिया वालों ने गलत फहमी की बिना पर काम रुकवा दिया था। इस वजह से उन्होंने उनके काम पर निगरानी बढ़ा दी थी, लेकिन लाइका मुतमईन थी, क्योंकि वह कोई भी चीज़ नाकिस नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। लाइका ने कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की स्लाइड प्रोजेक्टर पर चला दी। वासिफ ने उसकी गायब दमागी महसूस करते हुए बोला, मिस लाइका, हमें बजट डिस्कस करना है आज। वासिफ के कहने पर उसने खामोशी से सर उठाकर प्रोजेक्टर को देखा, जिस पर मटेरियल की स्लाइड चल रही थी। लाइका ने माजरत करके लैपटॉप से बजट की स्लाइड चलाई और प्रेजेंट करने लगी, लेकिन इस दौरान भी वो बार बार कुछ न कुछ मिस कर देती, जिसकी वजह से वासिफ उसकी तस्हीह कर देता। वासिफ को उसकी खामोशी खटक रही थी। आज से पहले उसने हमेशा वासिफ की बात से इख्तलाफ किया था और उसकी हर बात का जवाब देना फ़र्ज समझती थी, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बल्कि खामोशी से सब कर रही थी। मोहसिन साहब को भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मिस लाइका, आज रहने देते हैं, फिर किसी दिन ये मीटिंग कंटिन्यू कर लेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वासिफ के कहने पर मोहसिन साहब ने भी तायद की। जी बेटा, फिर किसी दिन कर लेंगे, आप घर जाकर आराम करें। मोहसिन साहब के कहने पर लाइका सर हिलाकर खामोशी से चीज़ें समेटने लगी। मोहसिन साहब उठकर चले गए, जबकि वासिफ खोजती नज़रों से उसको देखने लगा, जो अब दरवाजे से बाहर निकल रही थी। नेक्स्ट सीन। लाइका लैपटॉप लेकर ढीले ढाले हुलिये में मसरूफ़ सी टेबल के आगे कुर्सी रखकर बैठी थी। हाइका फातिमा के कमरे में थी। अभी वो ऐसे ही मसरूफ़ थी कि फ़ोन पर कॉल आने लगी। उठी और साइड टेबल से जाकर फ़ोन उठाकर देखा तो इस्माइल अंकल का नाम जगमगा रहा था। कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल अंकल। वालेकुम सलाम लाइका बेटा, कैसी हो? इस्माइल अंकल ने पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके घर का ड्राफ्ट बन गया है, आप कल घर आकर सिदन से फ़ाइल ले जाना। मैं लाहौर आया हुआ हूँ। जी अंकल। हाँ बेटा, याद से ले जाना। जी ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आहिस्ता से कहकर उसने फ़ोन कान से हटाया। लंबा सांस भरकर दोबारा से टेबल के सामने कुर्सी घसीट कर सर हाथों में गिराकर बैठ गई, लेकिन अब दिल किसी भी काम करने से उचाट हो गया था। नेक्स्ट सीन। इतवार का दिन था। ताहिरा ने सारे घर की सफाई करवानी थी। सुबह से काम करने वाली आंटी के साथ मिलकर एक एक कमरे की मुकम्मल सफाई कर रही थी। शादी करीब थी और हज़ारों काम थे। सिदन किसी काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ताहिरा ने बहुत बार सुनाई भी थी, लेकिन वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। अभी भी उसके कमरे में दाखिल होते हुए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सिदन उठ भी जाओ, बीमार क्या हुए हो? बिल्कुल सुस्त हो गए हो। ताहिरा की बेजारियत से भरपूर आवाज़ पर वो जो औंधे मुंह बेड पर पड़ा था, सीधे होते हुए सर उठाकर उनको देखने लगा। मामा क्या करूं अब मैं? उनसे भी ज़्यादा बेजारियत से उसके लहजे में थी। ताहिरा ने सर झटका। उठो, कमरे की सफाई करवानी है। उन्होंने हाथ में पकड़े शॉपर सामने सोफे पर रख दिए। मामा मेरे कमरे की आखिर में करवा लेना ना। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को राफिया, हूर और मायरा को शॉपिंग पर ले जाना। राफिया हेल्प कर देगी दोनों की। मामा मैं नहीं जाऊंगा, उकताहट से जवाब दिया।
बेटा जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी। उठो, फ्रेश हो जाओ, अच्छा फील करोगे। उफ, अच्छा ठीक है। ताहिरा कमरे से बाहर चली गई जबकि वो फिर से बेड पर औंधे मुंह लेट गया। लाइका ने गाड़ी रोड के साइड पर पार्क की और लॉक करके रोड क्रॉस करके उसने अपने घर को देखा जिसके भूरे दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। फिर नजरें घुमाकर सामने पड़े सफ़ेद गेट को देखा। गेट खुला था। खान बाबा झाड़ू लगा रहे थे। सामने ही रविश के एक साइड पर सिदन की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पीछे नहायत खूबसूरती से अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुंधा था। लाइका पढ़कर मुस्कुराई, आगे बढ़ी और गेट अबूर करके खान बाबा को सलाम किया। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो उसने उनके आगे सर कर दिया। खान बाबा ने नहायत शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। चलते हुए नज़र घुमाकर उसने दाएं लॉन पर डाली। लॉन में हर दरख्त और पौधे को नहायत खूबसूरती से तराशा गया था। दादा जान जब जिंदा थे तो खुद देखभाल करवाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ये काम सिदन बखूबी अंजाम दे रहा था। अभी भी 3-4 लोग लॉन की देखभाल करने में मसरूफ़ थे। बाएं तरफ देखा तो छोटी सी पत्थरों की पक्की रोड थी जिसके आखिर में फवारा था। फवारे के आसपास घास थी और कोनों पर पत्थर लगे हुए थे। उससे आगे पोर्च था जिसमें हमें वक्त 5 से 6 गाड़ियां आसानी से आ जाती। लाइका ने फ़ोन निकालकर मायरा को मैसेज किया और खुद सीढ़ियां चढ़कर दरवाज़ा बजाया। हसन ने दरवाज़ा खोला तो लाइका खुले दिल से मुस्कुराई और सलाम किया। हसन ने भी भरपूर मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब दिया। लाइका कैसी हो? हसन ने उसे रास्ता दिया तो लाइका ने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। मैं ठीक हूँ। हाइका नहीं आई? नहीं, असल में उसके पेपर शुरू होने वाले हैं ना, तो मामा उसे पढ़ा रही थी। हसन के साथ चलते हुए जवाब दिया। ये घर में क्या हो रहा है? हर चीज़ बिखरी बिखरी देखकर उसने पूछ लिया। वो सिदन भाई की शादी है ना, तो मामा सफाइयाँ करवा रही हैं। हसन ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। हाँ सही, लाइका ने समझकर सर हिलाया। सिदन है कहाँ? लाउंज के सोफे पर बैठते हुए इसने आम से लहजे में पूछा। चचा ने बुलवाया था, वहीं गए हुए हैं। इतने में ताहिरा भी आ गई तो सोफे से खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? उनसे गले मिलते हुए बोली। वालेकुम सलाम, मैं ठीक बच्चे, तुम कैसी हो? उन्होंने उसके गाल पर प्यार करते हुए पूछा। मैं भी ठीक। इतने में हूर भी आ गई। लाइका उससे भी मिली। हूर, लाइका को सिदन के कमरे में बिठाओ, बाकी तो हर जगह फैलावा बिखरा हुआ है, उसका कमरा साफ है। नहीं आंटी, यही ठीक हूँ मैं, लाइका ने झिझकते हुए कहा। अरे कोई बात, कैसे नहीं है? हूर ले जाओ। हसन जाओ जूस बनाओ, फिर लाइका को देना। आधी बात हूर को कहकर आधी हसन को कही। हूर लाइका को सिदन के कमरे में ले गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने कद आवर खिड़की थी जिस पर हल्के नीले रंग के पर्दे गिरे हुए थे और उसके आगे 3 सीटर सोफ़ा पड़ा था और सोफ़े की दोनों जानिब छोटी पाइंतियाँ पड़ी थीं और आगे भी एक दरमियाने साइज़ का टेबल पड़ा था। दरवाजे में दाखिल होकर दाएं जानिब नहायत नफीस सा दरमियाने साइज़ का बेड था जिस पर नहायत नफासत से हल्के नीले रंग की छोटी फूलों वाली बेडशीट बिछी थी। बेड के दोनों साइडों पर साइड टेबल पड़े थे। बाएं तरफ वाले पर फोटो फ्रेम था जिसमें बचपन के सब दोस्तों की तस्वीर थी, बाकी उन पर कुछ नहीं पड़ा हुआ था। सरहाने वाली साइड पर ऊपर नीचे लकड़ी की 2 शेल्फ्स बनी हुई थीं जिन पर कुरान पाक और दीगर किताबें पड़ी थीं। बेड के सामने वाली दीवार में 2 दरवाजे थे जिनमें एक ड्रेसिंग रूम का था और दूसरा वॉशरूम का दरवाज़ा। बाएं जानिब दरमियाने साइज़ का ड्रेसिंग टेबल था जिसका शीशा कद आवर था। ड्रेसिंग के साथ एक टेबल था जिसके 5-6 दराज थे। लाइका ने 27 से कमरे को देखा क्योंकि कमरा बड़ा तो था लेकिन सामान नहायत मुख्तसर और नफीस। दोनों चलती हुई अंदर आईं तो सोफे पर कुछ शॉपर पड़े थे जिसकी वजह से हूर ने उसे बेड पर बैठने को कहा। लाइका हिचकिचाते हुए बैठ गई। दोनों बातें कर रही थीं कि हसन जूस ले आया। लाइका तुम जूस पियो, मैं तुम्हें मेहंदी का ड्रेस दिखाती हूँ अपना। हूर बेड से बोलती हुई उठी। लाइका ने सर हिलाकर ग्लास लबों से लगा लिया और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी।
उसको याद था बचपन में काफ़ी मर्तबा इस कमरे में वो आ चुकी थी, तब ये कमरा ऐसा नहीं था। और आखिरी मर्तबा जब वो 9वीं में थी, यानी कि 9th क्लास में थी, वो तब आई थी, क्योंकि फातिमा ने उसको मना किया था कि अब तुम बड़ी हो गई हो और ऐसे किसी के रूम में नहीं जाते, और कुछ शर्म और झिझक की बिना पर इसने जाना छोड़ दिया था। इसके बाद आज 7 साल बाद इस कमरे में कदम रखा था। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि धड़म से दरवाज़ा खुला और सिदन अंदर दाखिल हुआ। लाइका जो ग्लास मुंह से लगाने लगी थी, इस अचानक आफ्ताब पर उछल पड़ी और ज़रा सा जूस छलक कर हिजाब पर गिर गया। सिदन जो दाखिल तो गुस्से में हुआ था, लेकिन लाइका को देखकर थम सा गया। बॉटल ग्रीन कलर की शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थीं और सफ़ेद बाजुओं पर छोटे छोटे काले बाल थे, के साथ स्याह जीन्स पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा काफ़ी हद तक मुरझाया हुआ था। वजह उसकी बीमारी थी या कुछ और। लाइका फौरन से बेड से उठी और ग्लास साइड टेबल पर रख दिया और हाथ में पकड़े टिश्यू से हिजाब पर गिरा जूस साफ करने लगी। वॉशरूम। सिदन के बोलने पर उसने सर उठाकर उसे देखा। वॉशरूम जाकर साफ कर लो। लाइका सर हिलाती वॉशरूम में घुस गई। सिदन वहीं खुले दरवाजे के पास खड़ा था। वो ऐसा नहीं था कि दरवाज़ा बंद करके किसी को कुछ गलत सोचने का मौका देता। लाइका बाहर आई तो सिदन के सामने आंखें नीचे किए खड़े होकर अपनी उंगलियां चटकाने लगी। वो अंकल ने कल फ़ोन किया था, घर के स्टाम्प पेपर तुम्हारे पास हैं। अंकल ने कहा था कि तुमसे ले लूं। पता नहीं उसे घबराहट क्यों हो रही थी। हाँ, वो मेरी वार्डरोब में हैं, मैं लेकर आता हूँ। सिदन उसे देखते हुए किसी ट्रांस की कैफियत में बोला और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। हूर अंदर आई तो लाइका को खड़े देखा तो पूछा, क्या हुआ लाइका, ऐसे क्यों खड़ी हो? वो जो किसी और दुनिया में थी चौंक गई। नहीं कुछ नहीं, वो सिदन से फाइल लेनी है। हूर सर हिलाकर सोफे पर पड़े शॉपर उठाने लगी और कमरे से बाहर निकलकर काम वाली आंटी को पकड़ाने लगी। वो शॉपर ताहिरा ने अपने कमरे से सिदन के कमरे में रखे थे। अब उनको वापस अपने कमरे में मंगवा लिया था कि बरी के कपड़े साथ साथ सेट कर लिए जाएं। इतने में सिदन भी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया और फाइल लाइका की तरफ बढ़ा दी, जिसे लाइका ने दाएं हाथ से थाम ली। सिदन की नज़र उसके हाथ पर गई तो वहाँ अंगूठे के ऊपर आबले थे। वह पूछना चाहता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो कहना चाहता था, ध्यान से काम किया करो, ध्यान से काम किया करो ना, लेकिन कह नहीं सका। और कैसे कहता, किस हक से कहता। लाइका ने फाइल ली, बेड पर पड़ा अपना बैग उठाकर कंधे पर टिकाया और शुक्रिया कहती हूर के साथ कमरे से निकल गई। फिर वहाँ रुकी नहीं बल्कि जल्दी से घर चली गई। नेक्स्ट सीन। भूरे रंग की चादर किए पीले रंग के कपड़े पहने वो कमरे से निकलने लगी कि मजबूत हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। उसने कर्ब से आंखें मींची और बोली, मुझे जाने दो। आवाज़ में नमी थी। मत जाओ, इल्तिजा थी उसके लहजे में। मैं यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी। उसने अपनी मुश्किल बताई। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है? तुम्हारा ही तो ख्याल है, हमारी औलाद का ही तो ख्याल है। उसने हिचकी लेते हुए कहा। रो तो मत, वो भला देख सकता था उसके रोने को। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। कोशिश फिर से करनी चाहिए, अगर ना गई तो ठीक नहीं रहेगा कुछ। सुकून से सब सोचूंगी तो अच्छा फैसला कर पाऊंगी। उसने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराहट पर आंसू हावी थे, इसलिए दोबारा चेहरा मोड़ लिया। अच्छा, फैसला लेने में मुझे पीछे मत छोड़ देना। तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती और अभी साथ रह भी नहीं सकती। वो अपनी कमज़ोरी बता रही थी, अपनी मुश्किल सुना रही थी। जो भी फैसला करना, ये ज़रूर याद रखना, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और वो दरवाजे से बाहर निकल गई। आराम से सीढ़ियाँ उतरी और पोर्च में आकर आंसू लड़ियों की सूरत में गिरने लगे। आंखें मीच कर उसने सारे आंसू बाहर निकाले
और चादर से आंखें साफ करती मरकजी गेट भी अबूर कर गई। पीछे वो टेरेस की रेलिंग पर हाथ जमाए उसको जाता देख रहा था। आंखों में चुभन बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट सीन, ताहिरा के कहने पर सिदन शाम को हूर लोगों को बाजार ले गया। राफिया ने हूर और मायरा की मदद की। सिदन की भी शॉपिंग में हेल्प राफिया ही ने की। राफिया अपने में इसलिए रहती कि अगर किसी से कोई ऐसी बात कह दी जाए जो किसी को बुरी लग जाए, उससे अच्छा खामोश ही रहा जाए। तकरीबन महीने के अंदर अंदर सब तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। बारात की तकरीब पीसी पिंडी में मुनाकिद की गई थी और वलीमा की सरीना होटल इस्लामाबाद में, जबकि मेहंदी की तकरीब घर के लॉन में ही की गई थी। देखते ही देखते वो दिन भी आ ही गया। क्या आसान था उसके लिए ये सब करना? नहीं, भला कैसे आसान हो सकता था। आईने के सामने कॉटन की सफ़ेद शलवार कमीज पहने खड़ा था। आस्तीनों में उसने नज़र उठाकर अपने अक्स को देखा। देखने वाले तो उसको मुकम्मल 25 साल का खूबरू मर्द समझते थे। देखने और समझने वाले तो देखते और समझते ही रहते हैं। फिर घड़ी उठाकर कलाई पर बांधी, खुद पर आखिरी तनकीदी नज़र डालकर सोफे पर पड़ी वास्कोट पहनी और कमरे से निकलता चला गया। नेक्स्ट सीन, लाइका तैयार हो जाओ फातिमा ने कोई 10वीं बार कहा था, जो सोफे पर लेटी मुसलसल उस पर उंगलियां चला रही थी और ढीठ बनी हुई थी। मुझे नहीं जाना ममा, उसने उकताहट से कहा। क्यों नहीं जाना? फातिमा ने कन अखियों से देखते हुए पूछा। बस ऐसे ही, वजह थी ही नहीं उसके पास बताने की। लाइका, अगर कोई फैसला कर लिया जाए तो उस पर कायम भी रहते हैं। फातिमा ने जैसे थप्पड़ मारा था उसके चेहरे पर। उसके चेहरे का रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ गया। उस एक जुमले ने बहुत कुछ पावर करवा दिया था। बेदिली से उठी और वार्डरोब से लहंगा निकाला जो फातिमा ही उसके लिए लाई थी। तैयार होकर हिजाब किया और मेकअप के नाम पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा ली। हाइका ने भी गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा था। मरियम लोगों को भी बुलाया गया था, तो सब बच्चा पार्टी लाइका के साथ गए, जबकि बड़े मरियम के शौहर के साथ। वहां पहुंचे तो तमाम खवातीन मायरा के घर चली गईं। लाइका की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आज हूर के घर जाती, इसलिए मायरा के कमरे में बैठी उसकी तैयारी देखती रही। मायरा ने उसे देखा जो सर झुकाए बैठी बेडशीट के पैटर्न पर उंगलियां फेर रही थी। मायरा चलकर उसके पास आई और उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊंचा किया। क्या हुआ है? मायरा ने अचानक पूछा तो इसने नजरें चुरा दी। नहीं, कुछ नहीं। लाइका ने मुस्कुराने की कोशिश की। मायरा ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके सामने बैठ गई। सिदन को चाहती हो ना? मायरा के पूछने पर उसकी आंखें लबालब आंसुओं से भर गईं। एक आंसू आंख से बहा कि मायरा के गले लग गई। मायरा, उसको नापसंद करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, लेकिन उसको इंतज़ार करने का भी नहीं कह सकती थी। मेरे दिल में सिर्फ कसक है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे फ़ोन का वॉलपेपर देखो, कहते हुए उससे अलग हुई और फ़ोन निकाल कर उसे दिखाने लगी, जिस पर अल्लाह तेरी रज़ा की खातिर मुझे इस पसंदीदा चीज़ को छोड़ना आता है जो मेरे दिल में है। उसके नीचे बाएं तरफ लाइका जिब्राइल लिखा था। ये वॉलपेपर मैंने तब बनाया था जिस दिन कुरान पाक पढ़ाने वाली टीचर ने मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए पसंदीदा चीज़ें छोड़ने का बताया था। मैंने उस दिन फ़ैसला किया था, मायरा, मैं अपने दिल की ख्वाहिश को अल्लाह के फ़ैसले पर तरजीह नहीं दूंगी, बल्कि अपनी खुशी तर्क कर दूं। कहते कहते रुकी और आंसू साफ किए। और मैं अपने बाप के पढ़ाए सबक कैसे भूल जाती? मेरे बाप ने हमेशा मुझे इज्जत का मान रखना सिखाया है, मैं कैसे भूल जाती मायरा? मायरा ने इसे खुद से लगा लिया, कहकर उसकी हिचकी बंद गई। मुझे तुम पर फ़ख्र है लाइका, तुम किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। तुमने सब अल्लाह पर छोड़ दिया है तो वही सब ठीक भी कर देगा। मायरा ने उसके आंसू साफ किए। मायरा ने मुस्कुरा कर बोला और अपने गले से लगा लिया।
चलो उठो, शाबाश, रोना बंद करो और वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाओ, रस्म शुरू होने वाली है। लाइका सर हिलाकर उठी और वॉशरूम चली गई। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे लाइका मेरी जान, मायरा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। नेक्स्ट सीन। सिद सफ़ेद कॉटन के कपड़ों में बेहद वजीह लग रहा था। एक तो उसकी जिसामत जो हर देखने वाले को दूसरी मर्तबा देखने पर ज़रूर मजबूर करती। हूर ने स्किन कलर के लहंगे के साथ ऑरेंज कुर्ती पहन रखी थी। जब तैयार होकर नीचे आई तो लॉन में तैयारियां मुकम्मल थीं। राफिया ने एक एक चीज़ को खुद अरेंज करवाया था। सिप्त भी जहां ज़रूरत होती मौजूद होता। लॉन में आकर इसकी नज़र सिप्त पर पड़ी तो थम गई। सिप्त ने उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर सिदन को स्टेज तक लाने का हदायतनामा राफिया से सुनने लगा। हूर तो उसकी मुस्कुराहट में खोई, लेकिन अगले ही लम्हे खुद को कोसती हुई, बालों की लटें कान के पीछे अड़सती हुई मायरा के घर चली गई। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों का सैलाब सा था। हवा में खुशबुएं रक्स कर रही थीं। लगता था सब कुछ ख्वाब है, लेकिन वो ख्वाब ना था। लॉन के बीचों बीच स्टेज लगा हुआ था। नहायत खूबसूरत तर्ज पर उसको मुज़य्यन किया गया था। लगता था शहजादा और शहजादी की खुशियों पर सब खुश हैं। सिदन को स्टेज पर सोफे पर चुनरी के साए में बिठाया गया। संजीदा चेहरे के साथ वो बैठा था कि मिशाल को भी चुनरी तले लड़कियां घेरे हुए ले आईं। सिदन ने थोड़ा खिसक कर उसके लिए जगह बनाई। मिशाल बैठ गई तो बड़ों ने रस्म का आगाज कर दिया। लोग इन दोनों की बलाएं ले लेकर नहीं थक रहे थे। वो साथ लगी इतने खूबसूरत रहे थे। मिशाल की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों पर गिरी लंबी पलकों की झालर, हसीन सतरंगी लहंगा जिस पर नफीस काम हुआ था, साथ ही खूबसूरत गुलाबी रंग की चोली, सतरंगी दुपट्टा सर पर जमाए, फूलों के जेवर से लदी शहजादी अपने खूबरू शहजादे के साथ, जिसने सफ़ेद कॉटन के कपड़ों पर सतरंगी वेस्ट कोट पहन रखी थी, बैठी दोनों अपनी मिसाल आप बयान कर रहे थे। शहजादे के चेहरे की संजीदगी कुछ और ही पता दे रही थी। उसकी आंखों की सच्चाई किसी और के इंतजार का अंदिया पेश कर रही थी। ऐसा क्यों था? इस शहजादे को ये शहजादी नहीं चाहिए थी। क्यों? वो अपनी शहजादी चाहता था। उसके चेहरे से साफ लगता था वो अपनी शहजादी चाहता है, ना कि ये जो कि उसके पहलू में बैठी है। सिदन ने एक नज़र अपने पहलू में बैठी शहजादी को देखा, फिर नज़रें सामने जमा दी जहाँ से वो अपनी अजली मजबूत चाल चलती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। गुलाबी रंग का लहंगा पहने, आसमानी रंग की चोली पर आसमानी रंग के स्कार्फ से हिजाब किए वो शहजादी, हाँ वो शहजादी लाइका जिब्राइल थी। सीधा शहजादे के दिल में उतर रही थी। हाथों में ट्यूलिप्स का गुलदस्ता थामे वो शहजादे के करीब आ रही थी। शहजादा पर उम्मीद था वो उसका हाथ थामेगी। उसका दिल सदा दे रहा था, ये है मेरी शहजादी। सिदन के दिल ने बेइख्तियार पुकारा, शहजादी वो जिसके लिए सांस ली, शहजादी वो जिसके लिए दुआ की। लाइका स्टेज पर चढ़कर सिदन के पहलू में बैठी मिशाल के पास बैठ गई और उसको मुस्कुराकर गुलदस्ता थमाया। खुश रहें आप दोनों, मुस्कुराकर लाइका ने दोनों को दुआ दी, जिस पर सिदन ने कुर्ब से आंखें मीची। इस शहजादी ने शहजादे का हाथ न थामा, उसने शहजादे को छोड़ दिया। शहजादा सपाट था। शहजादे ने फौरन से आंखें मीची। ये है मेरी शहजादी, लेकिन मेरी हो कि भी मेरी नहीं है, शहजादे ने अपने दिल में तस्लीम किया। शहजादी वो जिसके लिए खुद को छोड़ा। कैसी शहजादी थी वो, उसने मुझे छोड़ा। लाइका पलट रही थी, वो वापिस जा रही थी, स्टेज से उतरकर वापिस जा रही थी। और सिदन में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो उसको रोक सकता। और लाइका ने भला कौन सा रुक जाना था उसके कहने पर, उसके रोक लेने पर। सिदन के किस्मत की शहजादी तो उसके पहलू में बैठी थी, चाहे वो अनचाही थी, पर थी तो वो उसकी शहजादी ही।
सिदन रस्म के बाद उठकर सिप्त के साथ जाकर बैठ गया। टेबल पर पड़े ग्लास के किनारों को अपनी उंगलियों के पोरों से गोल गोल घुमाने लगा। दूल्हे साहब, मुंह क्यों बनाया हुआ है? सिप्त ने उसको संजीदा देखकर पूछा। मुझे समझ नहीं आ रही, अपनी मोहब्बत के ना मिलने का दुख करूं या मिशाल को खुश रखने की कोशिश करूं? तुम ही बताओ सिप्त, क्या करूं? सिदन ने नजरें उठाकर सिप्त को देखा। उसने बहुत मुश्किल से आंसू रोके हुए थे। सिप्त अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर तड़प उठा। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत सिदन? सिप्त को हैरानी हुई। लाइका जिब्राइल, सिदन ने जवाब दिया। लाइका? मतलब तुम लाइका से? सिप्त को यकीन नहीं आ रहा था। सिदन ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए सर हिला दिया। तुमने बोला क्यों नहीं अंकल को? तुम पागल हो जो मिशाल से शादी कर रहे हो? उस दिन मैंने भी पूछा था तुमसे, लेकिन उस वक्त भी तुमने कुछ नहीं बोला। सिप्त तो जैसे फट पड़ा। अपनी आवाज को मुश्किल से धीमा रखे वो सिदन को सुना रहा था। आराम से सिप्त। माहौल का ख्याल करते हुए सिदन बोला। क्या आराम से? हाँ, क्या आराम से? सिप्त गुस्से की शिद्दत से दबा दबा गुर्राया। जब वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती तो क्या मैं जबरदस्ती करता? सिदन ने भी गुर्रा कर बोला तो सिप्त ने चौंक कर उसे देखा। मतलब तुमने लाइका से बात की थी? सिदन ने सर हिला दिया और धीरे धीरे सारी बात उसके गोश्त गुजार कर दी। सिप्त तो बस उन दो अनोखों को देखता रह गया। अच्छा, अब अंकल से बात करूं? सिप्त ने अपने तई बेहतरीन हल बताया। नहीं, तुमने देखा नहीं सब कितना खुश हैं। सब मेहमान आ चुके हैं। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते हुए उसने कहा। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ कमरे में, तुम भी आ जाओ। और हाँ, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, समझ रहे हो ना? सिप्त ने खामोशी से सर हिलाया और खड़ा हो गया। दोनों मेहमानों से मिलकर ऊपर सिदन के कमरे में चले गए। मेहमान ज्यादा होने की वजह से जो करीबी रिश्तेदार घर पर रुके थे उनमें से लड़के ऊपर रहने वाले थे और सब लड़कियां नीचे। मेहंदी की तकरीब तकरीबन 2 बजे ख़त्म हुई। मेहमानों को जाते जाते 3 बज गए। लाइका 12 बजे ही चली गई थी। हूर ने लाइका को बहुत बोला, लेकिन वो सर दर्द का कहकर वापस चली गई। मायरा ने उसको मुस्कुरा कर भेजा। उसकी हिम्मत पर उसको बहुत प्यार आया। सब चले गए तो कुछ नमाज का इंतज़ार करने लगे कि पढ़कर ही आराम करेंगे, और कुछ उसी वक्त सोने के लिए चले गए। मायरा और हूर मायरा के कमरे में बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। दोनों ने नमाज पढ़कर सोना था। मायरा, क्या सिदन खुश रह पाएगा मिशाल भाभी के साथ? हूर की आवाज़ पर मायरा ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। पता नहीं हूर, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि खुश रहें। मायरा ने लंबा सांस लेते हुए कहा। आमीन। इतने में फजर की आज़ान शुरू हो गई। चलो उठो, नमाज पढ़ें। मायरा अपनी जगह से उठती हुई बोली। हाँ, हूर ने हंकारा भरा। नेक्स्ट सीन। सुबह बहुत हसीन थी। बादलों ने सूरज को छुपा रखा था। राहत और सुकून हर तरफ था। सिदन 11 बजे के करीब उठा तो सामने ही ताहिरा खड़ी पर्दे हटा रही थी। मामा। सिदन के पुकारने पर ताहिरा मुस्कुरा कर मुड़ी। सिदन, उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। जी मामा। बिस्तर परे करते वो उठ बैठा। सिदन, तुम पर अब किसी की बेटी की जिम्मेदारी और मुझे यकीन है तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओगे। ताहिरा उसके पास बेड पर बैठती हुई बोली। जी मामा। सिदन ने यकीन दहानी करवाई। अल्लाह तुम्हें और मिशाल को हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। ताहिरा मुस्कुरा कर कह रही थी। सिदन फटते जज्बात में उनके गले लग गया। मेरा प्यारा बेटा, बोलकर ताहिरा ने उसकी पेशानी चूमी। आप माँ बेटे का रोमांस खत्म हो गया हो तो मामा, आपको डैडी बुला रहे हैं। हसन इनको ऐसे बैठा देखकर अंदर आते हुए बोला। सिदन उसकी बात पर महसूस हुआ। हसन, सुधर जाओ, ताहिरा ने बोला। ओके मामा, हसन हंसते हुए बोला। ताहिरा उठी और उसके सर पर चप्पत लगाकर बाहर जाने लगी। जल्दी से आ जाओ दोनों, नाश्ता डाइनिंग में लगा दिया है। जी मामा, हसन बोला। दुल्हे मियाँ उठ जाएं, फिर आपने 10 घंटे लगाकर नहाना है, फिर 5 घंटे तैयार होने पर लगा देने हैं। सिदन ने कुशन उठाकर उसे मारा। हसन हंसता हुआ बेड पर ढह गया। हाय भाई, आज तो आखिरी दिन है आपके कमरे में।
धड़ल्ले से आने का, कल से तो। हसन चुप कर जाओ। सिदन ड्रेसिंग के साथ पड़े टेबल के दराज में से कुछ ढूंढ रहा था। अच्छा भाई छोड़ें मजाक, ये बताएं आप मुझे तो नहीं भूल जाएंगे? सिदन जो पलटकर बहुत संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था, उसके बोलने पर फौरन ड्रेसिंग से परफ्यूम की बोतल उठाकर मारने लगा कि वो कमरे से छपाक करके निकल गया। नेक्स्ट सीन। सब लोग तैयार होकर सिदन के घर पहुंचे। सिद का चेहरा किसी भी एहसास से आरी था। वो बस खामोशी से सिदन को देख रहा था। हूर और मायरा भी खामोश थी। लाइका लोग जब पहुंचे तो बारात निकलने वाली थी। सब तैयार होकर खड़े थे। सिदन भी तैयार सा अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और हाथ हिला हिलाकर सिद से बातें कर रहा था। गेट पार करती लाइका पर उसकी नज़र पड़ी तो नज़रें घुमा ली। लाइका ने उसका नज़रें घुमाना देखा था। मुस्कुराकर अपनी नज़रें झुका गई। लाइका ने हाफ वाइट कुर्ता कैप्री पहन रखी थी, जिसका दुपट्टा नेट का था और हिजाब ऑरेंज कलर के स्कार्फ से किया हुआ था। क्योंकि कुर्ते पर जो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो ऑरेंज कलर की थी। चलती हुई उसके पास से गुजरी और मायरा के घर चली गई। सब लड़कियां नीचे ही तैयार हो रही थीं। असर के वक्त बारात थी। पीसी में बेहतरीन तरीके से उनका वेलकम किया गया। सिदन हाफ वाइट शेरवानी में मलबूस, जिसके गले पर हल्का सा काम हुआ था, पहले हमेशा की तरह खूबरू लग रहा था। स्टेज पर बैठा कि थोड़ी देर बाद मिशाल को लाया गया। मिशाल ने डीप रेड कलर का लहंगा पहन रखा था, जिस पर नहायत खूबसूरत डल गोल्डन काम हुआ था। दोनों को साथ बिठाया गया। फिर मौलवी साहब ने दोनों से एजाबो कबूल लिखवा लिए और इस तरह सिदन को उसकी शरीके हयात मिशाल काज़मी, मिशाल सिदन इस्माइल के रूप में मिल गई। सिदन ने आह भरकर मिशाल को देखा, फिर एक टेबल के पास कुर्सी पर बैठी लाइका को। लाइका थोड़ी के नीचे दायां हाथ रखे नज़रों को साकित किए स्टेज पर उन दोनों को देख रही थी। एक आंसू लुढ़क कर गिरा, जिसे उसने जल्दी से साफ कर लिया। निकाह के बाद खाने का दौर चला और फिर रुखसती का वक्त भी करीब आ गया। मिशाल सबसे सपाट लहजे में मिली और ये बात लाइका को चुभ रही थी। रुखसती के बाद सब घर रवाना हो गए। ताहिरा के कहने पर फातिमा, लाइका और हाइका भी उनके साथ गए, जबकि मरियम अपनी फैमिली के साथ माजरत करती अपने घर चली गई। बारात के इस्तकबाल के लिए भी राफिया ने ही सब तैयारी करके रखी हुई थी। मगरिब के बाद सब मेहमानों को लॉन में टेबल लगाकर खाना दिया गया, जबकि लाइका मायरा के कमरे में बैठी रही। मायरा इसको ज़बरदस्ती ऊपर ले गई, जहां लाउंज के सोफे पर मिशाल बैठी थी और सिदन का कुछ अता पता नहीं था। लाइका वहीं लाउंज में बैठ गई और मिशाल से बातें करने लगी। सिदन लाउंज से गुजरकर कमरों वाली साइड पर जा रहा था कि इसने लाइका को देखा। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली थीं और अगले ही पल दोनों ने हटा लीं। थोड़ी देर बाद ताहिरा से मिलकर तीनों घर वापस चली गईं। नेक्स्ट सीन। घर पहुंचकर मरे कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। हाइका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो 2-3 दिन से फातिमा के साथ सो रही थी। आज भी चेंज करके फातिमा के पास चली गई, जबकि बेड पर टांगे टिका कर बैठ गई और हाइका का वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। हाइका वॉशरूम से बाहर आई और लाइका के गाल को मोहब्बत से छूकर अल्लाह हाफिज़ कहती फातिमा के कमरे में चली गई। लाइका उठी और हिजाब खोला, वॉशरूम जाकर चेंज किया, वज़ू करके बाहर आई और नमाज की नीयत बांध कर खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर कुछ देर ऐसे ही जाए नमाज को घूरती रही, फिर अपने हाथों को देखकर रोने लगी। अल्लाह तेरी रज़ा की खातिर ये दुख भी सह ही लिया। हर दुख सह लिया जाता है अल्लाह जी, हर दुख, क्योंकि दुख होते ही सहने के लिए हैं। जिसको देखकर मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़का था, मेरी किस्मत में ही नहीं था। इस बात पर यकीन और ईमान ले आई हूँ। आंसू लुढ़क कर आँख से गिरा, लेकिन इसने मुस्कुरा कर आँख का कोना साफ कर लिया। अल्लाह, मैंने तब भी सब्र कर लिया जब बाबा हमें छोड़ गए थे, और अब जब मैंने उस शख्स को खुद अपनी ज़िंदगी से जाने दिया। आसान नहीं था अल्लाह, नहीं था आसान,
लेकिन फिर भी मुझसे हो गया, पता नहीं कैसे। मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे ना पूरी करती। मैं अपनी रियाया, अपनी माँ और बहन की राई हूँ। मैं इन अपने खुशी के लिए उन्हें तन्हा छोड़ देती। रोते रोते हिचकी बंद गई। अल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, हर एक राई है और उससे उसकी रियाया का पूछा जाएगा। अल्लाह, मैं अपनी माँ और बहन की राई हूँ। मुझे उनका निगहबान बनाया गया है। मैं कैसे अपनी रियाया की निगहबानी में ख़यानत कर सकती हूँ? अल्लाह जी, सिदन ने क्यों नहीं समझा मुझे, क्यों नहीं? आज पहली बार इसने दुआ में सिदन का नाम लिया था, वरना हमेशा अपने लिए ही दुआ करती कि अल्लाह मेरे लिए उस शख्स की मोहब्बत कामिल कर दे, वरना जैसे तेरी मर्ज़ी, मैं खुले दिल से तेरे हर फैसले पर ईमान ले आऊँगी। नेक्स्ट सीन, मिशाल को सिदन के कमरे में पहुंचा दिया गया, जबकि सिदन सब कज़न्स और दोस्तों के साथ घिरा बैठा था। कुछ देर बाद जब सब ने अपने अपने हिस्से का तंग कर लिया तो उसे जाने दिया। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा नीम अंधेरा था और मिशाल बेड पर लेटी हुई थी। उसने दीवार पर लगे बोर्ड से बटन दबाए तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मिशाल बेड पर चेंज किए सो रही थी। सिदन भी वॉशरूम चला गया और चेंज करके बेड के बाएं तरफ वाली साइड पर तकिया दुरुस्त करता सो गया। सुबह जब सिदन उठा तो उस वक्त भी मिशाल सो रही थी। सिदन सर झटककर वॉशरूम में चला गया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़कर सोफे पर नीम दराज सा बैठ गया और मिशाल को देखने लगा। तीखे नैनक्श के साथ दूधिया रंगत खूबसूरती की मिसाल थी वो। अब इस लड़की के तमाम हक अदा करने हैं मैंने। चाहे मेरे दिल पर उसका राज है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें कोई दुख नहीं होगा इंशाल्लाह, खुद से अहद करके उसने आह भरी। मिशाल की सुबह आँख खुली तो 9 बज रहे थे। सामने ही सोफे पर सिदन बैठा लैपटॉप गोद में रखे मसरूफ़ था। मिशाल खामोशी से उठकर वॉशरूम चली गई और पिस्ता रंग के हल्के काम वाला सूट पहनकर बाहर आई। उसके निकलने के बाद सिदन ने लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखा और वॉशरूम में चला गया। ड्रेसिंग रूम में जाकर भूरे रंग की शलवार कमीज़ पहन कर निकला। मिशाल भी तब तक तैयार हो चुकी थी। दोनों खामोशी से कमरे से निकलकर लाउंज में गए तो सब वहाँ मौजूद थे। मिशाल तो सोफे पर बैठ गई जबकि सिदन बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मिशाल के घर वाले आ गए तो सिदन भी वापस आ गया। सब ने नाश्ता किया जबकि मिशाल अपने घर वालों के साथ चली गई। वहीं से पॉलर जाना था शाम को वलीमा के लिए। सिदन कुछ वक्त के लिए सिप्त के घर चला गया। शाम को वापस आया तो तैयार होने लगा। वलीमा सरीना इस्लामाबाद में था। सब इंतज़ामात एक से बढ़कर एक थे। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया था कि किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। सिदन ने नीले रंग का 3 पीस पहन रखा था जबकि मिशाल ने भी नीले रंग की मैक्सी। दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन पूरी तकरीब में दोनों खामोश, किसी भी एहसास और तासुर से पाक चेहरा लिए हुए थे। लाइका लोग वलीमे पर नहीं आए थे, वजह हाइका की तबीयत की नासाजी थी। नेक्स्ट सीन, तब तकरीबन 2 महीने बाद लाइका ने ऑफिस से 20 मिनट के फासले पर फ्लैट किराए पर लिया, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मुनासिब था। वैसे भी 3 लोगों के लिए जगह अच्छी खासी थी। हाइका की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों से फिर भी थकावट रहती। रात को फातिमा के पास सो रही थी कि बुखार ने अपना जोर पकड़ा और होशो-खिर्द से बेगाना हो गई। लाइका बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। अभी अभी काम मुकम्मल करके लेटी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और फातिमा अंदर आई। लाइका तो इस अफ्ताह पर बौखला गई थी। फ़ौरन उठी और लाइट जलाई। क्या हुआ मम्मा? फातिमा को कंधों से थाम कर पूछा। लाइका, हाइका का बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है, गनुदगी में चली गई है, जल्दी आओ। फातिमा फूले सांस से बोलकर वापस चली गई। लाइका ने जल्दी से दुपट्टा उठाकर सर पर रखा और फातिमा के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। कमरे में जाकर देखा तो हाइका बेसुध सी बेड पर पड़ी थी। मम्मा, मैं गाड़ी की चाबी लाती हूँ बोलकर कमरे में गई। गाड़ी की चाबी और अपना बैग ले आई जिसमें पैसे वगैरह रखती थी। लाइका जल्दी से हाइका को उठाकर नीचे ले आई और गाड़ी में डाला। फातिमा भी पीछे बैठ गई जबकि लाइका
ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी भगाने लगी। इमरजेंसी में डॉक्टर जल्दी से आई, आईसीयू में ले गए। फातिमा तो इस तराब में बंद दरवाजे को देखती रही, जबकि लाइका अस्पताल के कॉरिडोर में लगी कुर्सियों में सर हाथों में गिराकर बैठी थी। जब उसने अपने पैरों को देखा तो इनमें जूते नहीं थे। फातिमा ने ताहिरा को फ़ोन किया। I-8 तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था। जैसे मरियम के घर का रास्ता घंटे भर की मुसाफिहत पर था। ताहिरा लाउंज में आई तो सामने ही सोफे पर सिदन, जो नई डील के सिलसिले में लैपटॉप लेकर बैठा काम कर रहा था। दरवाज़ा खुलने पर उसने सर उठाकर ताहिरा को ऐसे हवास भागता देखा तो बोला, क्या हुआ ममा? सिदन, जल्दी से अस्पताल चलो, फातिमा का फ़ोन आया है। क्यों, कौन है अस्पताल में? एक पल के लिए उसकी ज़बान लड़खड़ाई थी, लेकिन अगले ही लम्हे काबू पा गया। हाइका बोलकर ताहिरा अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि सिदन ने जल्दी से कमरे में जाकर ड्रेसिंग रूम से जैकेट पहनी और गाड़ी की चाबी ले आया। अस्पताल पहुंचे तो राहदारी में सामने ही लाइका सर हाथों में थामे बैठी थी और फातिमा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। क्या हुआ फातिमा? ताहिरा ने पास आते हुए पूछा। वो मैं हाइका के पास ही थी, ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी कि वो कांपने लगी। ताहिरा ने फातिमा को गले से लगा लिया। अच्छा, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगी, दुआ करो, आओ यहाँ बैठो। ताहिरा फातिमा को दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर बिठाते हुए बोली। सिदन दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। इसने लाइका को देखा, जिसके पैर जूतों से खाली थे। एक नज़र उसके पैरों को देखा, एक नज़र उसके चेहरे पर डालनी चाहिए, लेकिन वो तो वैसे की वैसे ही सर हाथों में थामे बैठी थी। उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उस वक्त उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाइका थी, सबसे ज़्यादा उसको। पर वो नहीं थी कि उसने सबसे ज़्यादा उसको परवाह नहीं थी कि उसके पैरों में जूते हैं या नहीं। आज सिदन के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई तसल्ली, ना कोई हमदर्दी। सिदन ने बेइख्तियार निगाहें चुराईं और वैसे ही दोनों बाजू सीने पर लपेटकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकला। देखें, पेशेंट का नमूनिया बिगड़ गया है, हमने ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे और कुछ टेस्ट किए हैं, बाकी दुआ करें। डॉक्टर कहता चला गया, जबकि खामोशी से उसकी बात सुनकर लाइका प्रेयर रूम की तरफ चली गई। प्रेयर रूम खाली पड़ा था। वॉशरूम के बाहर जूते पड़े थे। उनको अड़सकर वॉशरूम जाकर वज़ू किया और जूते अपनी जगह पर रखकर जायनमाज पर जाकर खड़ी हो गई। नफल पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी राई नहीं बन पाई, मैंने अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी बहन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे अल्लाह मेरी बहन को ठीक कर दे। अल्लाह उसे तकलीफ़ से निकाल दे। अल्लाह वो बहुत छोटी है, अल्लाह उसे सेहत अता फरमा। मेरे रब, मेरे मालिक, तू सुनता है, मेरी भी सुन ले। आंसू लड़ियों की सूरत में आंखों से रवा थे। दुआ मांगकर इसने हाथ मुंह पर फेर लिए। प्रे रूम से निकलकर दोबारा चलती हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सिदन खामोशी से अस्पताल से बाहर गया और पास से जाकर अपने अंदाजे के मुताबिक जूते ले आया। शॉपर से निकालकर उनको लाइका के पैरों के सामने रख दिया। लाइका ने धीरे से हाथों में थामे सर को उठाकर उसे देखा। हम अच्छे दोस्त तो हैं ना लाइका? दोस्त को ऐसे तो नहीं देख सकता ना? सिदन की आंखों में क्या नहीं था। लाइका ने खामोशी से अपने पांव जूतों में अड़स दिए। सुबह तक हाइका को होश आ गया तो फातिमा और लाइका ने फ़ौरन शुक्राने के नवाफिल पढ़े। हाइका के होश में आने के बाद सिदन ताहिरा को लेकर वापस चला गया। लाइका ने उसे देखने की एक मर्तबा भी गलती नहीं की थी। हाइका हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए 2 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। हाइका के हाथ पर लगे कैनोले को देखकर लाइका की आंखें भर आईं। 8 बजे के करीब ताहिरा नाश्ता लेकर आईं। सिदन उनको छोड़कर जल्दी चला गया। फातिमा के कहने पर लाइका घर गई और हाइका के कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान ले आई। नेक्स्ट सीन। लाइका कुर्सी पर बैठी हाइका से बातें कर रही थी, जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। इतने में लाइका के फ़ोन पर कॉल आई।
वासिफ नज़ामी का नाम जगमगा रहा था। उसे देखकर उसने कॉल अटेंड करके कान के साथ फ़ोन लगाया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मिस लाइका, कैसी हैं आप? वासिफ की चहकती आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लाइका ने संजीदगी से पूछा। मैं भी ठीक हूँ। आई क्यों नहीं आज आप साइट पर? मैं भूल ही गई थी। खैर, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। लाइका पहला जुमला धीरे से बोला। खैरियत? जी, वो हाइका बीमार हो गई थी। ओ अच्छा, अब कैसी है छोटी गुड़िया? बेहतर है पहले से। ठीक है वासिफ साहब, फिर बात होती है। ओके मिस लाइका, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लाइका और वासिफ की सर्द मोहरी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन लाइका फिर भी उससे ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। So listeners, that was the end of part 7. Hope you like it. नेक तमन्नाओं के साथ खुदा हाफिज़।